Hello guys, welcome back to our channel Physics for Everyone. As you all know, KVS PGT physics classes are going on and we have completed unit and dimension chapter here, and today we are going to start with kinematics. But before starting kinematics, we will take a brief overview of how kinematics word has come and what is the difference between classical mechanics and quantum mechanics. But before starting, please don't forget to like, share and subscribe the channel. आज थोड़ा बैकग्राउंड में आवाज़ें आ रही हैं, तो इग्नोर दैट. तो काइनेमेटिक्स स्टार्ट करना है, आज हमें काइनेमेटिक्स स्टार्ट करनी है. तो आज हम उसकी थ्योरी का ओवरव्यू लेंगे और बाय टुमारो वी विल स्टार्ट इट्स न्यूमेरिकल्स. सो बिफोर स्टार्टिंग काइनेमेटिक्स आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट मैकेनिक्स. ठीक है, व्हाट इज़ मैकेनिक्स, व्हाट वी स्टडी इन मैकेनिक्स. तो मैकेनिक्स में क्या है, मैकेनिक्स में हम मोशन को स्टडी करते हैं. कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, तो वो कैसे मूव कर रहा है, क्यों मूव कर रहा है, उसके मोशन के पीछे रीज़न क्या है. अगर वो मूव कर रहा है तो वो कितना डिस्टेंस चला, कितने टाइम में वो कहाँ पहुँच जाएगा, एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने पे उसे कितना टाइम लगा. वो मोशन कर रहा है तो वो किस वजह से मोशन कर रहा है, क्या कोई फोर्स था उसके पीछे, किस वजह से वो मोशन कर रहा है. तो ये सब चीज़ें हम मोशन इसमें मैकेनिक्स में डिस्कस करते हैं. कोई भी मोशन हो वो हम मैकेनिक्स के अंदर डिस्कस करते हैं. जो भी आपकी 11th क्लास की फ़िज़िक्स है, ठीक है, वो सारी जो है वो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के साथ या ऑब्जेक्ट्स के साथ डील करती है. जैसे गाड़ी मूव कर रही है, कोई बाइक है, कोई कार है, ये चीज़ें मूव कर रही है, उनकी वेलोसिटी क्या है, उनकी एक्सेलरेशन क्या है, क्या उन पे फोर्स लग रहा है, ये सब चीज़ें हम मैकेनिक्स में डील करते हैं. तो बड़ी से बड़ी चीज़ें जैसे कार होगी, बाइक होगी, इन चीज़ों से लेके मैकेनिक्स का मीनिंग क्या होता है, मोशन. तो ये बड़े मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट से लेके माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट तक की चीज़ों को हम यहाँ पे डील करते हैं. माइक्रोस्कोपिक चीज़ें जैसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, एटम में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, वो भी रिवॉल्व कर रहे हैं, उनकी मोशन कैसी है, इलेक्ट्रॉन की मोशन कैसी है. तो हम मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट से लेके और माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट तक की मोशन जिसमें डिस्कस करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिक्स. ठीक है, जैसे ग्रेविटेशन भी इसके अंडर आता है, जैसे सैटेलाइट की मोशन होगी, प्लैनेट्स की मोशन होगी, ये सब भी हम मैकेनिक्स के साथ ही डील करते हैं. तो मैकेनिक्स क्या है, मैकेनिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द मोशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ बॉडीज़. अब हम अगर एक कार मूव कर रही है या एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एटम के अंदर, उन दोनों पे सेम रूल नहीं अप्लाई हो सकते. स्टार्टिंग में क्या आया था हमारे पास, क्लासिकल मैकेनिक्स आई थी. क्वांटम मैकेनिक्स का नाम भी नहीं पता था उस टाइम पे. स्टार्टिंग में जो मैकेनिक्स थी न्यूटन ने दी थी और वो क्लासिकल मैकेनिक्स थी. ठीक है, और न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी इसलिए हम इसे बोलते हैं. तो जो क्लासिकल मैकेनिक्स है या जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है, इसमें हम बड़ी बॉडीज़ के साथ डील करते हैं, जो हमारी डे टू डे लाइफ में हम अपनी नेक्ड आई से देख सकते हैं, उन चीज़ों के साथ हम इसमें डील करते हैं. जबकि क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, देखो क्वांटम मैकेनिक्स में क्या है, देखो सबसे पहले क्लासिकल मैकेनिक्स आई, न्यूटन ने कुछ रूल्स दिए क्लासिकल मैकेनिक्स में, उसके ऊपर पूरी क्लासिकल मैकेनिक्स इसने बना दी. उसके बाद क्या हुआ, जब वही क्लासिकल मैकेनिक्स के रूल्स हमने इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई किए जो कि एटम के अंदर मूव कर रहा है, तो वहाँ वो रूल्स फेल हो गए. तो इन दोनों के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन आ गई. जो रूल्स हम गाड़ी पे लगा रहे हैं वही रूल्स हम इलेक्ट्रॉन पे नहीं लगा सकते, या वही रूल्स हम और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे क्वार्क्स है, म्यूजॉन है, बैरियन है, फर्मायंस है, उन पे नहीं लगा सकते. तो इसलिए क्या हुआ, क्लासिकल जो फिज़िक्स है उसको हमने जो या कहें जो मैकेनिक्स है उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स.
ठीक है। तो पहले क्लासिकल मैकेनिक्स आई थी, बाद में क्वांटम मैकेनिक्स आई थी। क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत कहाँ से हुई थी? जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मैक्स प्लैंक ने कहा था कि कोई भी EM वेव है, कोई भी लाइट है, दैट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी एंड दैट पैकेट्स ऑफ एनर्जी आर नॉन एज फोटॉन्स और क्वांटा। तो वहाँ से क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत हुई। एक इसका ऐसे एग्जाम्पल अगर लो, जैसे सपोज हम पानी भर रहे हैं, एक बकेट में हम पानी भर रहे हैं, तो एक तो है कि एक बकेट से दूसरी बकेट में आपको पानी भरना है। तो एक तो क्या होगा मेथड कि आप सीधे बकेट से ही दूसरी बकेट में पानी डाल दोगे, और दूसरा क्या है कि आप मग लेके मग से पानी डालोगे। तो वो जो मग से पानी डाल रहे हो वो एक एक मग करके, वो क्वांटम मैकेनिक्स है, और जो एकदम से डाल रहे हो, जो पूरा फ्लो हो रहा है, वो क्लासिकल मैकेनिक्स है। तो क्वांटम में हम छोटे छोटे पैकेट्स की बात करते हैं, ठीक है। तो वहाँ से क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत हुई। तो मैकेनिक्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, क्लासिकल मैकेनिक्स प्लस क्वांटम मैकेनिक्स। यहाँ मैं क्वांटम मैकेनिक्स की बात नहीं कर रही हूँ, क्वांटम मैकेनिक्स हम आगे स्टडी करेंगे फर्दर, क्योंकि KVS PGT फिजिक्स के सिलेबस में ही क्वांटम में से भी, जैसे HTET का भी एग्ज़ाम आया था, उसमें भी क्वांटम मैकेनिक्स में से क्वेश्चन आया था। तो ये चीज़ें भी हम डील करेंगे, इनके साथ भी, इनको भी स्टडी करेंगे, बट आफ्टर सम टाइम। अभी जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो काइनेमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उसी को मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। अब देखो, जो क्लासिकल मैकेनिक्स है, ये क्लासिकल मैकेनिक्स को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं फर्दर, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स, देखो जब कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसकी वो कितना डिस्टेंस मूव कर रही है, उसकी एक्सेलरेशन क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है, उसकी स्पीड क्या है, कितने टाइम में वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंच रही है, ठीक है। सो ऑल दिस कम्स अंडर काइनेमेटिक्स, वेयर वी आर नॉट कंसीडरिंग द कॉज वाई द बॉडी इज मूविंग। हमें नहीं पता कि वो बॉडी क्यों मूव कर रही है, उस पर कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, हमने उसके बारे में कोई बात नहीं की। सिंपल उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके मोशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ पैरामीटर्स के ऊपर बात कर रहे हैं, तो दैट कम्स अंडर काइनेमेटिक्स, where we are not taking into account the cause of motion of the body, ठीक है। एंड डायनेमिक्स में क्या है, इन डायनेमिक्स वी डील विद द मोशन ऑफ बॉडी बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द कॉज ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। जैसे कोई बॉडी मूव कर रही है तो उस पर फोर्स क्या लग रहा है। अब एक बॉल है, हमने उसको छोड़ दिया, वो क्या करेगी, वो मूव करती रहेगी, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ टाइम जाके वो स्टॉप हो जाती है। तो क्यों वो बॉडी स्टॉप हो रही है, क्यों वो बॉल जाके स्टॉप हुई, हमने तो उसे मूविंग छोड़ा था, तो वो स्टॉप होगी, तो उसके पीछे भी कोई रीज़न होगा कि वाई इट स्टॉप्स, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें हम किस में डील करते हैं, डायनेमिक्स में डील करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, फ़िलहाल काइनेमेटिक्स की बात करने वाले हैं, काइनेमेटिक्स की शुरुआत करने वाले हैं, जहाँ पे हम वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, पोजीशन वेक्टर, ये सब हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, बट विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द कॉज ऑफ मोशन। हम फोर्स की बात नहीं करेंगे यहाँ पे। इज इट क्लियर? डायनेमिक्स इज अ डिफरेंट ब्रांच, काइनेमेटिक्स इज अ डिफरेंट ब्रांच। तो हम डायनेमिक्स पे भी बाद में जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे वी विल डिस्कस अबाउट काइनेमेटिक्स। अब यहाँ हम बात करते हैं मोशन इन 1 डायमेंशन एंड मोशन इन 2 डायमेंशन। मोशन इन 1 डायमेंशन अगर हम बात करें तो हम क्या कहते हैं कि पार्टिकल या बॉडी एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है, या वाई एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है, या जेड एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है। 1 डायमेंशन में जो बॉडी है उसकी जो पोजीशन कोऑर्डिनेट आएगा, जो जहाँ पे उसकी पोजीशन है उसका पोजीशन कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो उसमें सिर्फ एक कोऑर्डिनेट आएगा, ठीक है। तो वो होती है बॉडी मूविंग इन 1 डायमेंशनल मोशन। बॉडी 1 डायमेंशनल मोशन में है, एक ही डायमेंशन में, एक ही डायमेंशन उसकी आ रही है। एक हम इसमें स्टडी करते हैं मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन, प्लेन किसको कहते हैं हम, जैसे यहाँ पे एक्स वाई प्लेन हमने ले लिया, या वाई जेड प्लेन ले लिया, या जेड एक्स प्लेन ले लिया, ये वाला, ये ऊपर वाला प्लेन, ये एक्स वाई प्लेन है पूरा, ये वाई जेड प्लेन है पूरा, ठीक है। ये जो नीचे वाला है ये एक्स जेड प्लेन है पूरा,
ठीक है। तो प्लेन में हम क्या करते हैं, टू कोऑर्डिनेट्स कंसीडर करते हैं। सपोज यहाँ पे कोई पार्टिकल है, ठीक है, तो उस पार्टिकल का कुछ एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा और कुछ वाई कोऑर्डिनेट भी होगा। तो प्लेन में अगर हम किसी पार्टिकल का कोऑर्डिनेट देखेंगे तो उसके दो कोऑर्डिनेट होंगे। इसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट और बॉडी मूविंग इन टू डायमेंशन। तो ये दोनों में डिफरेंस है, वन डायमेंशन में और टू डायमेंशन में। और जब हम टू डायमेंशनल मोशन की बात करते हैं, अब सपोज यहाँ पे मैंने कहा कि कोई पार्टिकल पड़ा है, उसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई हैं, तो अब उस पार्टिकल की पोजीशन भी हमें बतानी पड़ेगी, ठीक है। अब पोजीशन बतानी पड़ेगी, इसके लिए ही मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। सपोज मैं यहाँ पे हूँ और मुझे कोई फ़ोन करके बता रहा है कि हम आपसे 150 किलोमीटर डिस्टेंस पे हैं। अब क्या मैं उसकी पोजीशन बता सकती हूँ कि वो 150 किलोमीटर कहाँ है? उसने मुझे कहा कि मैं 150 किलोमीटर डिस्टेंस पे हूँ। हो सकता है वो 150 किलोमीटर मेरे लेफ़्ट साइड में हो, या हो सकता है वो मेरे 150 किलोमीटर मेरे राइट साइड पे हो। उसने ऐसा कुछ नहीं कहा कि मैं किस डायरेक्शन में खड़ा हूँ। तो सिंपल, अगर वो मुझे वो न्यूमेरिकल वैल्यू बता रहा है 150 किलोमीटर, खाली डिस्टेंस बता रहा है, तो मैं उसकी पोजीशन को नहीं बता सकती। उसकी पोजीशन बताने के लिए मुझे उसकी डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए। सपोज अगर वो मुझे कहता है कि 150 किलोमीटर नॉर्थ में हूँ मैं आपके, तो मैं उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बता सकती हूँ। अगर वो मुझे कहेगा मैं 150 किलोमीटर साउथ में हूँ, तो मैं उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बता सकती हूँ। इसका मीनिंग क्या है कि उसकी पोजीशन बताने के लिए मुझे वो जो डिस्टेंस है उसका मैग्नीट्यूड भी पता होना चाहिए, और वो किस डायरेक्शन में है वो भी पता होना चाहिए। तो कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, उस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इज इट क्लियर? और कोई ऐसी क्वांटिटी है जिसका ओनली मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं है, उनको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। जैसे डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस 150 किलोमीटर है, हमें किसी ने कह दिया तो ठीक है, हमें पता है डिस्टेंस 150 किलोमीटर है। हम ये थोड़ी पूछेंगे कि कहाँ पे डिस्टेंस, यहाँ इस डायरेक्शन में डिस्टेंस चेंज हो जाएगा या ऐसे चेंज हो जाएगा। जो 150 किलोमीटर है वो 150 किलोमीटर ही रहेगा, उसको चाहे कहीं मर्जी ले लो, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, दैट हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड डोंट हैव एनी डायरेक्शन। जबकि वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? द फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर नॉन एज वेक्टर क्वांटिटीज़। तो यहाँ पे जब हम मोशन की बात कर रहे हैं, हमें किसी की पोजीशन बतानी है, तब हमें उसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। तो इसलिए हमें यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटीज़ का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वेक्टर्स को स्टडी करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ प्लेन क्या है? इफ मिनिमम टू कोऑर्डिनेट्स आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब मोशन ऑफ पार्टिकल, दिस मोशन इज कॉल्ड टू डायमेंशनल मोशन और मोशन इन अ प्लेन। या हम इसे टू डायमेंशनल मोशन कहेंगे या कहेंगे कि मोशन इन अ प्लेन। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। स्केलर क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अब देखो वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। मैंने ये एरो बनाया, यहाँ पे ये जो है ये एरो का हेड है, ये एरो की टेल है, ठीक है, ये एरो का हेड है। तो अगर मुझे किसी पार्टिकल की पोजीशन बतानी है तो मैं क्या करूँगी, उसकी पोजीशन की तरफ, सपोज यहाँ पे कोई पार्टिकल है तो वहाँ एरो लगा दूँगी। तो जो हेड होगा वो हेड किस तरफ होगा वेक्टर का? जिस तरफ पार्टिकल की पोजीशन होगी उस तरफ, ठीक है। तो वेक्टर को हम डिनोट कैसे कर रहे हैं? एरो से। अब ये जो पार्टिकल O है वो यहाँ से सपोज 5 मीटर पे है, तो ये जो वेक्टर है इसकी लेंथ कितनी बन गई? 5 मीटर। या इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना बन गया? 5 मीटर। और इसकी डायरेक्शन क्या बन गई? अलोंग AO की तरफ है ना, जिधर की तरफ हेड है उधर की तरफ डायरेक्शन बतानी है, तो डायरेक्शन क्या बन गई? AO। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी आ गया, वेक्टर की डायरेक्शन भी आ गई।
तो वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जैसे ये एओ वेक्टर है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे एओ और इसके ऊपर ऐसे वेक्टर लगा देंगे, ठीक है। जैसे हमने लिखना है वेलोसिटी वेक्टर तो वी उसके ऊपर एरो, और कई बार हम क्या करते हैं किसी बुक्स में ऐसे बोल्ड लेटर में भी वी मिल जाएगा, उसका मीनिंग भी वेक्टर ही होगा। नेक्स्ट इज अ वेक्टर इज डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ, इट डज नॉट चेंज। सपोज ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, तो ये तीनों वेक्टर क्या है, इक्वल हैं। अगर उसको हम पैरेलल उसकी डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं तो वो वेक्टर चेंज नहीं होगा, पर अगर उसे हम इस एक एंगल से रोटेट करवा देते हैं, जैसे यहाँ पे हमने थीटा एंगल से रोटेट करवाया बी वेक्टर को, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों डिफरेंट वेक्टर माने जाएंगे। ए वेक्टर विल नॉट बी इक्वल टू बी वेक्टर। क्यों? अगर इनका मैग्नीट्यूड सेम भी है लेकिन इनकी डायरेक्शन अलग अलग है, तो इसलिए हम इन्हें सेम नहीं कह सकते। नेक्स्ट, दो वेक्टर इक्वल कब होंगे? देखो वेक्टर के पास क्या है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो दो वेक्टर इक्वल कब होंगे? दो वेक्टर इक्वल तब होंगे जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और उनकी डायरेक्शन भी सेम होगी, तब वो कैसे होंगे? इक्वल वेक्टर्स होंगे। उसके बाद अगर जैसे मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर, अब जो वेक्टर है, जैसे हम स्केलर क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऐड करते हैं, ऐसे ही हम वेक्टर्स को भी ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो उसके एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए तो रूल्स हैं। मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी? देखो, हम एक वेक्टर, जो ये ए वेक्टर है, इसको हमने 2a वेक्टर बनाना है, तो हमने क्या कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये वेक्टर की डायरेक्शन सेम रही लेकिन इसका मैग्नीट्यूड बढ़ गया, ठीक है। तो अगर हम किसी स्केलर क्वांटिटी से एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है, डायरेक्शन सेम रहती है। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के लिए भी रूल है हमारे पास। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या रूल है? देखो, सपोज ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर दो टाइप से मल्टीप्लाई हो सकता है, ए डॉट बी और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसको हम बोल देते हैं डॉट प्रोडक्ट और इसको बोल देते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। इसका मैग्नीट्यूड आता है ए बी कॉस थीटा और वेक्टर प्रोडक्ट में मैग्नीट्यूड आता है ए बी साइन थीटा, ठीक है। तो अगर हमें दो वेक्टर्स ए वेक्टर और बी वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करना है तो इट्स मल्टीप्लिकेशन कैन बी डन बाय 2 ways, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर एंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, व्हाट इट मीन्स, ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बी का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का जो एंगल है उसका कोसाइन कॉस थीटा। तो ये क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? बीच में क्रॉस का साइन लगता है और ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन और उन दोनों के बीच का एंगल साइन में, साइन थीटा, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि ए और बी वेक्टर, यानी कि जब हम कोई भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, तो कभी भी हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो जो हमारे पास आंसर आता है वो हमेशा कैसे आता है? स्केलर आता है। इसीलिए इस प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, जब भी हम किसी दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो जो रिजल्ट आता है दैट कम्स अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। तो ये था कुछ मल्टीप्लिकेशन के बारे में वेक्टर्स के। ऐसे ही एडिशन भी करते हैं हम वेक्टर्स का, ठीक है, वो भी आगे डिस्कस करेंगे। अभी पहले कुछ छोटी छोटी बातें और डिस्कस कर लेते हैं, जैसे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? हमने ये देखो 3 एक्सिस ली, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग हमने एक यूनिट वेक्टर लिया आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर लिया जे कैप और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर लिया के कैप। यूनिट वेक्टर की सबसे पहले क्या बात है, जो उसका मैग्नीट्यूड होता है वो यूनिट होता है, जो उसका मैग्नीट्यूड होता है वो यूनिट होता है और उसकी डायरेक्शन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है।
यूनिट वेक्टर को हम जब भी डिनोट करेंगे तो उसके ऊपर हम कैप लगाते हैं। जैसे वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर लिखना है, ये एक्सेलरेशन का यूनिट वेक्टर लिखना है तो उसके ऊपर कैप, डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट का यूनिट वेक्टर लिखना है तो उसके ऊपर कैप। तो कोई भी हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो उसके ऊपर हमारे पास ऐसे कैप आती है और उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए कैप, जैसे ए वेक्टर डिवाइड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यूनिट वेक्टर को हम डिफाइन कैसे करते हैं, यूनिट वेक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, दिस इज नॉन एज यूनिट वेक्टर। आई जे के हम एक्स वाई एंड जेड एक्सिस के अक्रॉस यूनिट वेक्टर लेते हैं, इनका जो मैग्नीट्यूड है ये यूनिट है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। जैसे आई कैप है, अगर मैं आई कैप लूँ तो इसका जो अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे हमारे पास 1 आएगा। सिमिलरली जे कैप का मैग्नीट्यूड भी 1 आएगा और के कैप का मैग्नीट्यूड भी 1 आएगा, ठीक है। और इनकी डायरेक्शन क्या है, आई कैप जब भी हमारे पास आई कैप लिखा होएगा मीन्स एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है, वाई कैप जे एक्सिस की डायरेक्शन, जे कैप वाई एक्सिस की तरफ डायरेक्शन है और के कैप जेड एक्सिस के अलॉन्ग डायरेक्शन गिवन है हमें। और आई जे के जो है ये 3 यूनिट वेक्टर्स हैं और तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो इसलिए हम इनको ऑर्थोगोनल वेक्टर्स भी बोलते हैं, ठीक है। ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होते हैं, जो यूनिट वेक्टर जो आपस में परपेंडिकुलर हों और जिनका मैग्नीट्यूड 1 ही होगा यूनिट वेक्टर्स का, ठीक है। तो ये था यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट इज पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है भाई और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। देखो ये कोई बॉडी है यहाँ पे ए पॉइंट पे, मुझे इसकी पोजीशन बतानी है तो मैं क्या करूँगी, एक एरो ड्रॉ करूँगी ए की तरफ, ठीक है। ये एरो का हेड है, ये एरो का टेल है, तो ये जो ओ ए वेक्टर आएगा ये क्या आएगा, पोजीशन वेक्टर। ओ अब वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, तो जो ओ ए वेक्टर की लेंथ है वो मुझे क्या बता देगी, जो ए बॉडी है वो हमारे रेफरेंस पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे है ये बता देगी। और ओ ए वेक्टर इसका डायरेक्शन भी बता देगा, अलोंग ओ ए है, ठीक है। ओ टू ए डायरेक्शन है इसलिए हमने एरो लगाया ओ टू ए, तो डायरेक्शन कहाँ है, ओ टू ए। अगर ए टू ओ डायरेक्शन होती तो हम क्या लगाते, ए टू ओ, इस टाइप से लिखते हैं हम, ठीक है। तो ये है पोजीशन वेक्टर। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, सपोज ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, पार्टिकल हमारा ए पॉइंट से ऐसे बी पॉइंट पे मूव कर रहा है, ठीक है। अब देखो पार्टिकल जो है वो इधर से भी जा सकता है, इधर से भी, कोई भी पाथ ले सकता है, ठीक है। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ए और बी के बीच में, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको हमने क्या कह दिया, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हमने क्या कहा, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम कैसे करेंगे, ए बी वेक्टर लेंगे, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन ये वेक्टर आएगा। यहाँ पे भी हमने शो किया हुआ है, जैसे पी क्यू, यहाँ पी क्यू वेक्टर है, ये एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसको ऐसे लिखेंगे पी क्यू वेक्टर, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। जाने को हम पी डी क्यू इसके अलॉन्ग भी जा सकते हैं, पी ए बी सी ऐसे भी जा सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, और ये जो सीधा रास्ता है ऐसे भी जा सकते हैं। तो सबसे जो शॉर्ट लेंथ है वो कौन सी है, पी टू क्यू, जो ये सेंटर वाली है ये है, ठीक है। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। यहाँ से एक बात और भी क्लियर है कि डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। और अगर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम होता है तो क्या स्पीड और वेलोसिटी में भी ऐसा ही कुछ आएगा। स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास होता है डिस्टेंस बाय टाइम और वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। दोनों में डिफरेंस है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड में कोई डायरेक्शन की हम बात नहीं करते, वेलोसिटी में हम वेक्टर
क्वांटिटी है, डायरेक्शन की बात करते हैं, तो स्पीड जो है वो डिस्टेंस बाय टाइम होता है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। हमने अभी कहा कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से हमेशा छोटा होता है। इट मीन्स वेलोसिटी इज ऑलवेज लेस देन स्पीड, वेलोसिटी जो होगी वो हमेशा स्पीड से कम होगी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। कैसे हम दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसके लिए भी दो मेथड हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसकी पूरी डेरिवेशन है, पर डेरिवेशन हम यहाँ कवर नहीं कर रहे हैं क्योंकि वी आर टेकिंग क्लासेस ऑफ पीजीटी फिजिक्स, तो उसमें डेरिवेशन नहीं आती है एग्ज़ाम में। डेरिवेशन की मैं अलग वीडियो बना दूंगी बाद में अगर देखनी होगी, लेकिन इसमें हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। मेन हमें फॉर्मूलाज लर्न होने चाहिए, कंसेप्ट पता होना चाहिए, तो हम यहाँ पे वही सब डिस्कस कर रहे हैं। तो एडिशन ऑफ वेक्टर दो तरह से कर सकते हैं, पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दो हैं हमारे पास इसमें। पैरेललोग्राम लॉ क्या है, देखो यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बना हुआ है। पैरेललोग्राम लॉ में क्या है कि पैरेललोग्राम की टू साइड्स को हम टू वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो पैरेललोग्राम का डायगोनल है उसके अलोंग हमारे पास उन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर आता है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है कि इफ़ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम पॉइंटिंग आउटवर्ड जा रहे हैं पी पॉइंट से, ठीक है, देन डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम will give the रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर देगा, और जो ये रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास आता है इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, आर वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, तो क्या आएगा, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, दिस विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। और उसकी डायरेक्शन कैसे आएगी, ये एंगल क्या है, फाई लिया हमने यहाँ पे, तो डायरेक्शन कैसे आएगी, tan फाई कैसे निकलेगा, mn डिवाइड बाय pn। ठीक है, तो mn क्या है हमारे पास, ये b वेक्टर है, तो ये आएगा b cos थीटा और ये आएगा b sin थीटा, तो mn हमारे पास क्या है, b sin थीटा है, डिवाइड बाय ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, ये क्या है a प्लस बी कॉस थीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a प्लस बी कॉस थीटा, और फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेंजेंट इनवर्स b साइन थीटा डिवाइड बाय a प्लस बी कॉस थीटा। और ये जो एंगल फाई है ये इस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन बताएगा कि कितने एंगल पे एक्स एक्सिस से वो रिजल्टेंट वेक्टर डायरेक्शन बना रहा है। तो आर जो है रिजल्टेंट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड भी हमें पता चल गया और उसकी डायरेक्शन भी पता चल गई। नेक्स्ट इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हम क्या कहते हैं, इफ़ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर मतलब एक वेक्टर ऐसे लिया है, सेकंड वेक्टर ऐसे लिया है, हेड टू टेल जॉइन हुई है यहाँ पे, ठीक है, देन रिजल्टेंट विल बी गिवन बाय थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल बट टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। सेम ऑर्डर में कब होता, जब ऐसे होता फिर यहाँ से ऐसे आता, तो ये सेम ऑर्डर में माना जाता, पर हमने क्या लेना है, ऐसे अपोजिट ऑर्डर में लेना है। तो ये क्या है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मैग्नीट्यूड इसका वही आएगा जो पैरेललोग्राम लॉ में आया था, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वही रहेगा। नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कैसे करते हैं हम, देखो ये ए वेक्टर है, ठीक है, और ये बी वेक्टर था, और ये हमारे पास आया था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब ये ए वेक्टर है, ए माइनस बी वेक्टर कैसे आएगा, ए वेक्टर प्लस और माइनस बी वेक्टर, तो हमने क्या किया, बी वेक्टर ऊपर की डायरेक्शन में था उसको अपोजिट डायरेक्शन में ले आए, तो हमारे पास ये आ गया ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट बनेगा आर वेक्टर, वो क्या हमारे पास आ जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है। और यहाँ पे जो रिजल्टेंट आएगा इसमें चेंज आएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, यहाँ पे माइनस साइन आएगा,
क्यों आएगा, देखो ये ए वेक्टर था, ऐसे पहले ऊपर की साइड हमने यहाँ पे बी वेक्टर लिया था, ठीक है। तो ये एंगल क्या था, थीटा, तो ये एंगल क्या आया 180 माइनस थीटा। तो अब ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा वो बताना है हमें, ठीक है। तो यहाँ ए और माइनस बी के बीच का एंगल क्या होगा 180 माइनस थीटा। नेक्स्ट इज ये क्वेश्चन देखो, एक दिया हुआ है, टू नॉन जीरो वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर सच दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड। एंगल ए और बी के बीच में बताना है। तो मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला तो हमें प्लस का भी पता है, माइनस का भी पता है। इधर की साइड प्लस वाला लिख दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इधर की साइड माइनस वाला लिख दिया राइट हैंड साइड पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, इट विल बी 4ab कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 एंड थीटा विल बी π/2। यानी कि अगर ऐसा कुछ रिलेशन होता है तो दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल बनेगा दैट विल बी 90 डिग्री π/2। नेक्स्ट टॉपिक इज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। मैं एक ब्रीफ ओवरव्यू दे रही हूँ, मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये ब्रीफ ओवरव्यू देना ज़रूरी है क्योंकि न्यूमेरिकल्स में हमें ये सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ने वाली है। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में क्या है, जैसे ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है। तो ये एंगल थीटा है, ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आएगा एक्स एक्सिस के अलोंग जो इसका कंपोनेंट आएगा वो आएगा ए कॉस थीटा, वाई एक्सिस के अलोंग आएगा ए साइन थीटा। तो ए वेक्टर को हम ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ए एक्स क्या होगा ए कॉस थीटा, ए वाई क्या होगा ए साइन थीटा। इसको हम बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को हमने दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया है, ठीक है। कंपोनेंट हमेशा परपेंडिकुलर में रिजॉल्व करेंगे तभी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आएगा। इसमें परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करते हैं। ये कंसेप्ट भी बहुत यूज़ होता है न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। मोस्ट ऑफ यू स्टूडेंट्स जितने भी लगभग ये वीडियो देख रहे हैं, काफ़ियों को ये सब चीज़ें आपको पहले से पता होगी। आप लोग एमएससी करके देन पीजीटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो ये सब बेसिक चीज़ें पता होगी। लेकिन क्या होता है कई बार हम कंटिन्यू नहीं कर पाते, बीच में छोड़ देते हैं, तो कुछ चीज़ें माइंड से हट जाती हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि न्यूमेरिकल कराने से पहले एक बार पहले ये सब रिवाइज करा देना चाहिए। तो इस वीडियो में लगभग हर चीज़ कवर हो रही है, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये पहुँचे। नेक्स्ट टॉपिक इज देखो वेलोसिटी इन टू डायमेंशन। वेलोसिटी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। वेलोसिटी वेक्टर को टू डायमेंशन में कैसे लिखेंगे, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, ठीक है। वेलोसिटी क्या कोई भी वेक्टर है, सपोज ए वेक्टर है, हमने उसको उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ये मैंने 3 डायमेंशन में कर दिया, ठीक है। ए एक्स क्या है, ए वेक्टर का कंपोनेंट एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, ए वाई क्या है ए वेक्टर का कंपोनेंट वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, एंड ए जेड इज कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन द जेड डायरेक्शन। अब देखो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी को हम लेते हैं डी एक्स बाय डी टी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम या डेरिवेटिव ऑफ, या डी एक्स बाय डी टी लेते हैं, डी आर वेक्टर बाय डी टी लेते हैं अगर हम 3 डायमेंशन में बात कर रहे हैं। यहाँ पे भी देखो 2 कंसेप्ट आ जाते हैं। एक होता है एवरेज वेलोसिटी जिसमें हम टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम लेते हैं, एक होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में हम ये फॉर्मूला लेते हैं, डेरिवेशन करते हैं उसकी डिस्प्लेसमेंट की, डी एक्स बाय डी टी। ऐसी एवरेज स्पीड और एवरेज इंस्टेंटेनियस स्पीड का होता है। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम, और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, डी एक्स बाय डी टी। ऐसे ही निकालते हैं उसको भी।
अब जैसे इसमें है देखो, द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय आर वेक्टर इज इक्वल टू 3t(i) प्लस 2t² j प्लस 5k। तो यहाँ आर वेक्टर हमें दे दिया, ठीक है। वी वेक्टर और ए टी, यानी कि वी टी और ए टी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो v कैसे निकलेगा, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे, आर वेक्टर है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव dr/dt करेंगे तो हमारे पास v आ जाएगा। तो डेरिवेटिव करना तो आता है, देखो कैसे करोगे। 3t का क्या हो जाएगा 3i, 2t² का क्या होएगा 4, पावर नीचे आ जाएगी 4tj, और ये कांस्टेंट है, इसके साथ t नहीं है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो यहाँ से हमारे पास आ गई वेलोसिटी आ गई। अब हमें एक्सेलरेशन लानी है, एक्सेलरेशन हमें निकालनी है। तो क्या होता है एक्सेलरेशन, वेलोसिटी का डेरिवेटिव होता है dv/dt। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा dv/dt। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगी, 4t का क्या हो जाएगा 4j। तो एक्सेलरेशन कहाँ आ जाएगी j, यानी कि y डायरेक्शन में एक्स वो आ जाएगी। उसके बाद हमें उसने t 1 सेकेंड में पूछा, तो इसमें 1t की जगह 1 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम इजीली कर सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट इज रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन। रिलेटिव मोशन क्या होती है, अब देखो जैसे सपोज हम बस में हैं और बस मूव कर रही है, तो अगर हम साइड पे ट्रीज़ लगे हुए हैं, उन ट्रीज़ को देखते हैं तो हमें वो भी मूव करते हुए नज़र आते हैं, जबकि वो क्या होते हैं रेस्ट पे होते हैं, ठीक है। तो जो हम मूव कर रहे हैं ट्रेन के विद रिस्पेक्ट टू, लेकिन उनके विद रिस्पेक्ट वो जो है वो रेस्ट पे है ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू, लेकिन हम मूव कर रहे हैं तो इसलिए हमें वो भी मूव करते हुए नज़र आते हैं। तो इस टाइप की मोशन को हम बोलते हैं रिलेटिव मोशन, ठीक है। तो ये जो रिलेटिव मोशन है इसमें 2 टाइप की प्रॉब्लम्स आती है, रेन प्रॉब्लम और रिवर प्रॉब्लम्स, जो जिनके क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो हम यही डिस्कस कर रहे हैं इसमें, रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन। तो रेन प्रॉब्लम्स में क्या आ रहा है, देखो ये रेन है, ये वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल हो रही है, ये वी आर है, रेन डायरेक्टली नीचे को फॉल हो रही है, ये मैन आगे को जा रहा है ऐसे वी एम, ठीक है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, ठीक है, हमने क्या किया, ये मैन की स्पीड, मैन की वेलोसिटी राइट हैंड साइड थी, इस वेक्टर को हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया ऐसे, ये वी आर, ये वी एम, ठीक है। तो जो इनका रिजल्टेंट आएगा, यानी कि ये वेक्टर आर वेक्टर, ये डायरेक्शन शो करेगी कि किस डायरेक्शन में हमें अम्ब्रेला को पकड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, देखो पहले इसका कंसेप्ट। जैसे वी ए बी है, हमें रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है वी ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो फॉर्मूला होगा वी ए माइनस वी बी। यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं वी आर एम, यानी कि रेन की विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो क्या होगी वी आर माइनस वी एम, वी आर एम आएगा हमारे पास वी आर माइनस वी एम, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटीज है सारी ये, और इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा वी आर का स्क्वायर प्लस वी एम का स्क्वायर, आर का मैग्नीट्यूड प्लस एम का वी एम का मैग्नीट्यूड। एक क्वेश्चन कराती हूँ, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है देखो, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद अ स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। रेन वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल कर रही है विद अ स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड, तो ये नीचे की डायरेक्शन में वी आर बनाया हुआ है। विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग आफ्टर सम टाइम विद अ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट टू वेस्ट विंड ब्लो हो रही है, ठीक है। तो ये जो है ये वी डब्ल्यू है विंड की, और ये क्या है वी आर है रेन की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। तो इन दोनों का रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लॉ से ये बनेगा आर वेक्टर, ठीक है।
तो उसने पूछा कि किस डायरेक्शन में अ बॉय वेटिंग एट बस स्टॉप शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला, तो किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा, तो रिजल्टेंट का जो ये एंगल होगा ये हम निकाल लेंगे। तो अब देखो रिवर जो है वो ऐसे जो रेन है वो ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल कर रही है, विंड की वेलोसिटी उस तरफ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि रिजल्टेंट जो होगा वो अम्ब्रेला इस डायरेक्शन में होगा, रेन जो होगी वो ऐसे ना गिर के थोड़ी तिरछी होके गिरेगी, क्योंकि जो रेन है उस पर भी विंड के फ्लो का असर होगा। तो जो रिजल्टेंट बनेगा वो क्या होगा, वी आर का स्क्वायर प्लस वी डब्ल्यू का स्क्वायर, 35 प्लस 12 का स्क्वायर ये कर दिया। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल आया, ये आर वेक्टर निकल आया। इसकी डायरेक्शन कैसे देंगे, अब देखो ये एंगल थीटा था, ये एंगल कैसे निकलेगा, tan थीटा, ये वाला डिस्टेंस यानी कि वी डब्ल्यू डिवाइड बाई ये यानी कि वी आर, तो वी डब्ल्यू बाई वी आर, वी डब्ल्यू भी हमें पता है, वी आर भी हमें पता है, तो tan थीटा निकल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा कि किस डायरेक्शन में हम रेला पकड़नी है वो थीटा एंगल निकल जाएगा। सेकंड इसमें आती है रिवर प्रॉब्लम्स। रिवर प्रॉब्लम्स में क्या है, देखो जैसे कोई ये रिवर की फ्लो की डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रही है, ये वी आर है, ठीक है। अब अगर मैन ऐसे भी जाएगा, सपोज इस डायरेक्शन में भी जाएगा, लेकिन जो रिवर है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो वो क्या होगा, इस डायरेक्शन में मुड़ जाएगा, इस डायरेक्शन में उसकी नेट जो होगी वो स्पीड होगी वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ठीक है। तो इसमें हमें एक तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये निकालना होता है, अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो मूव करेगा तो कैसे मूव करेगा, और कितने शॉर्ट टाइम में वो चला जाएगा। इसके मैं यहाँ पे थोड़ा ये स्क्रीन क्लियर नहीं है, ये जो पिक्चर है मैं इसको अलग से आपको करके भी एक्सप्लेन कर दूँगी क्वेश्चंस में, जब मैं क्वेश्चंस कराऊँगी उसमें एक बार दोबारा मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँगी इस कंसेप्ट को, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं इसमें भी। अभी ये वी आर है, ये रिवर की डायरेक्शन है वी आर, ठीक है। ये वी एम है, ये वी एम आर इस डायरेक्शन में लिया है, मैन रिलेटिव टू रिवर, और ये मैन की वेलोसिटी ली है वी एम, ये एंगल थीटा लिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो वी जो वी एम क्या होगा रिजल्टेंट, वी एम आर प्लस वी आर इसका रिजल्टेंट होगा, ठीक है। वी एम आर को हमने ये एंगल पूरा ये जैसे वी एम आर है ये थीटा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो वी एम आर क्या आ गया, वी एम आर कॉस थीटा और वी एम आर साइन थीटा, कॉस थीटा वाला आई कैप के अलॉन्ग, साइन थीटा वाला जे कैप के अलॉन्ग, प्लस वी आर आई कैप, ठीक है। ये आ गया हमारे पास वी एम यानी कि वेलोसिटी ऑफ मैन, और टाइम उसे कितना लगेगा, टाइम का फॉर्मूला क्या आएगा, टाइम का फॉर्मूला क्या आएगा, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। तो डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ये हमें डी गिवन है, तो डी डिवाइड बाय वेलोसिटी क्या आएगी, वी एम आर साइन थीटा, जो आगे की डायरेक्शन में इधर की डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो क्या है, वी एम आर साइन थीटा, ठीक है। अब ड्रिफ्ट क्या है, ड्रिफ्ट यानी कि कितना वो ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो वो क्या है, ड्रिफ्ट है, जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रही है उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट उसका कितना हुआ। तो ये देखेंगे कि उस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है उसकी, वो देखेंगे इनटू टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, ये तो वी आर थी, ये वी एम आर थी, तो वी एम आर का कंपोनेंट यहाँ क्या बनेगा, वी एम आर कॉस थीटा और प्लस वी आर तो है ही, तो ये प्लस हो जाएगा, ये वेलोसिटी होगी रिवर की फ्लो की डायरेक्शन में, और ये हमने अभी निकाला था टाइम डी बाय वी एम आर साइन थीटा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ से ड्रिफ्ट आ जाएगी। अब हमें क्रॉसिंग द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम, शॉर्टेस्ट टाइम में कब क्रॉस करेगा ये बताना है, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट टाइम में कब क्रॉस करेगा, देखो ये वी आर था, ये वी एम आर था, ये फॉर्मूला ऐसे लर्न कर लो, इसकी
शॉर्टेस्ट टाइम में कब कवर करेगा ये देखना है। देखो शॉर्टेस्ट टाइम में कब कवर करेगा, जो ऐसे रिवर है और वो ऐसे सीधा यहाँ से यहाँ पहुँच जाए वही शॉर्टेस्ट टाइम होगा। तो शॉर्टेस्ट टाइम में डिस्टेंस कितना आएगा d, और वेलोसिटी कितनी आएगी, ये VMR था तो ये क्या है VMR साइन थीटा। ठीक है, और मैक्सिमम कब होगा, जब टाइम शॉर्टेस्ट टाइम मिनिमम कब होगा, जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा, और साइन थीटा मैक्सिमम कब होगा, थीटा 90 डिग्री पे जब उसकी वैल्यू 1 होगी। ठीक है, तो टी मिनिमम के लिए क्या करेंगे, इसको 90 डिग्री ले लेंगे, ये 90 डिग्री हो जाएगा तो ये जो वेक्टर यहाँ बन रहा था वो अब सीधा आएगा, यानी कि VMR इस डायरेक्शन में आएगा अब। ठीक है, यानी कि मैन की विद रिस्पेक्ट टू रिवर वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में बन रही है, वो इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तभी वो शॉर्टेस्ट टाइम में जा सकता है। नेक्स्ट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, देखो प्रोजेक्टाइल होता क्या है, प्रोजेक्टाइल क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसे हमने कुछ इनिशियल वेलोसिटी देके थ्रो कर दिया तो वो ग्रेविटी के अलोंग मूव कर रहा है, तो उसको हम बोल देते हैं प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो अब जो प्रोजेक्टाइल मोशन होगी वो एक तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऐसी होगी, एक ऑब्लिक प्रोजेक्शन, इस टाइप की 2 टाइप की मोशन होती है हमारे पास। ठीक है, अभी हमें इसकी डेरिवेशन डिस्कस नहीं करनी, जो मेन पॉइंट्स हैं, जो फॉर्मूलेज हैं वो मैं यहाँ डिस्कस कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ जो मेन ये वाला है इस पे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। इसमें क्या है, यहाँ पे जब हम इनिशियल वेलोसिटी देते हैं इसको u वेक्टर, तो क्या होता है 2 डायरेक्शन में होती है इसकी, यहाँ u cos थीटा होती है x एक्सिस के अलोंग, और y एक्सिस के अलोंग क्या होती है u साइन थीटा। जैसे जैसे हम ऊपर को जा रहे हैं यहाँ, ठीक है, मैक्सिमम हाइट पे जा रहे हैं जैसे जैसे, तो क्या होता है इसका जो u साइन थीटा वाला कंपोनेंट है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जो u cos थीटा वाला कंपोनेंट है वो पूरी ट्रेजेक्ट्री के अलोंग कांस्टेंट रहता है, u cos थीटा ही रहता है, और जो u साइन थीटा वाला कंपोनेंट है वो यहाँ पे ज़्यादा होगा, फिर धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे u साइन थीटा 0 हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे क्या होगा u cos थीटा, और जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे ये अगेन इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी एचटेट में क्वेश्चन भी आया था कि ऐसी ट्रेजेक्ट्री दी हुई थी और हाफ वेव मोशन में वो बताना था वेलोसिटी, तो यहाँ ऊपर की तरफ थी, यहाँ नीचे की तरफ थी u साइन थीटा, तो नेट 0 हो रही थी। ठीक है, तो u cos थीटा जो कंपोनेंट है वो कंप्लीट ट्रेजेक्ट्री के अलोंग कांस्टेंट रहता है, और जो u साइन थीटा है वो पहले डिक्रीज करता है, अब मैक्सिमम हाइट पे u साइन थीटा 0 होता है, और देन फिर वो इंक्रीज करता है जब वो ग्रेविटी के अलोंग आ जाता है। इसमें हम एक तो लेते हैं मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, टाइम पीरियड, प्लस होते हैं मैक्सिमम हाइट के, ठीक है, और रेंज के और टाइम पीरियड के। तो मैक्सिमम हाइट क्या होती है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, u की इनिशियल वेलोसिटी थी, किस थीटा एंगल पे प्रोजेक्टाइल को हमने फेंका है। ठीक है, r मैक्सिमम रेंज होती है, r जो होती है वो हॉरिजॉन्टल रेंज होती है कि कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसने अपने पूरी ट्रेजेक्ट्री के अलोंग कवर किया है, उसका फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g। इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, ये चीज़ याद रखना। यहाँ हॉरिजॉन्टल रेंज की हमने बात की है, रेंज में डिस्टेंस है तो वो वहाँ हमने ये साइन 2 थीटा लिया है, और मैक्सिमम हाइट पे हमने साइन स्क्वायर थीटा लिया है। ठीक है, अगर यहाँ ऊपर साइन स्क्वायर है तो नीचे 2g है, यहाँ ऊपर ही 2 आ गया थीटा के साथ मल्टीपल में, तो नीचे हमने 2 हटा दिया, ऐसे लर्न कर लेना इसको। ठीक है, रेंज में नीचे 2 नहीं आता और हाइट में नीचे 2 आता है, और टाइम का एक फॉर्मूला होता है 2u साइन थीटा बाय जी। ये 3 चीज़ें होती हैं इसमें, ये 3 फॉर्मूलेज यूज़ होते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो आज हमने पूरी काइनेमेटिक्स डिस्कस कर ली है, मेन फॉर्मूलाज और मेन जो कंसेप्ट थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर न्यूमेरिकल एंड MCQs, ऑल दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। Thank you, and please share the video as more as you can. Thank you, and subscribe the channel.